हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। नाम है द रिवॉल्ट ऑफ 1857। पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने देखा है कि कैसे करीब 100 साल के अंदर मतलब 1757 से लेकर 1857 तक ब्रिटिश ने इंडिया के काफ़ी सारे इलाके पे कब्जा कर लिया था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा फॉलो की गई ये सारी जो पॉलिसीज़ थी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियस पॉलिसीज़ की वजह से लोगों के अंदर गुस्सा आ गया और लोग नाराज़ भी हो गए थे। और इन्हीं 100 साल के अंदर कई बार लोगों ने विद्रोह किया। सेवरल अपराइजिंग्स का मतलब होता है विद्रोह, बहुत जगह पे हुआ, अलग अलग पार्ट्स में हुआ था। लेकिन ये सारे जितने भी विद्रोह थे वो सब के सब लोकलाइज्ड थे, मतलब एक लोकल एरिया में ही हुए थे, पूरे इंडिया में फैले नहीं थे। और इनको ब्रिटिश ने दबा दिया था। लेकिन यही टेंशन कंटिन्यू होती रही और धीमे धीमे यही टेंशन एक सरफेस के नीचे धीमे धीमे चलती रही। ज़्यादा पब्लिकली दिखी नहीं, लेकिन एक सरफेस के नीचे धीमे धीमे यही टेंशन लोगों के मन में हर एक जगह पे चलती रही। और फाइनली ये उभरी कब? रिवॉल्ट ऑफ 1857 के रूप में। तो ये जो 1857 का रिवॉल्ट है, ये ज़्यादातर सबसे बड़ा रिवॉल्ट था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, जिसमें पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया, यहाँ पे बहुत सारे जगह पे कई बार वायलेंट अपराइजिंग्स हुई थी, मतलब वायलेंट ये रिवॉल्ट हुआ था। कई लोग मारे गए इसमें, ये सब हुआ था। अगर ये रिवॉल्ट सक्सेसफुल हो जाता तो यहीं पे ब्रिटिश का जो रूल है, कॉलोनियल रूल, वो इंडिया में ख़त्म हो जाता। लेकिन करीब 2 साल तक लड़ते लड़ते ब्रिटिश लोगों ने इस रिवॉल्ट को ख़त्म कर दिया, क्रश कर दिया। और अगले 90 साल तक ये लोग इंडिया पे राज करते रहे, मतलब 1947 तक राज करते रहे। और इसके आगे और भी है यहाँ पे। लेकिन जो 1857 का जो रिवॉल्ट था, उसके काफ़ी असर पड़े थे लोगों के दिमाग पे। और इतना ज़्यादा इसका इंडियन सोसाइटी पे असर पड़ा था कि कुछ हिस्टोरियंस ने इसको बोला था कि ये हमारी इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस था। हमारे इंडिया का सबसे पहला जो वॉर है इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, ये पहला उसको बताया गया। इसके पहले भी काफ़ी सारे फाइटिंग हुई थी। इंडियन ट्राइबल्स ने फाइट किया था ब्रिटिश के सामने, आपने देखा है पिछले चैप्टर्स में। अब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में इसके कॉजेज़ कि क्या वजह थी, और इस रिवॉल्ट के टाइम पे क्या मेन इवेंट्स हुई थी, और इस रिवॉल्ट की मेन मेन कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब रिवॉल्ट के बाद क्या क्या असर दिखाई दिया, वो सब। अब आगे देखते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या थे, कौन कौन सी इसकी वजहें थी। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नोट डाउन करो। व्हाट वर द मेन कॉजेज़ फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857? क्या क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। व्हाट वर द कॉजेज़ फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857? ठीक है। अब हम आगे इसमें देखते हैं। ये जो अपराइजिंग का आइडिया था, ये तो लोगों के दिमाग में काफ़ी पहले से चल रहा था कि हम इनके खिलाफ विद्रोह करेंगे, लड़ेंगे इनके खिलाफ। लेकिन जब ये असली में हुआ तो इसको ठीक से प्लान नहीं किया गया था। ये एकाएक अलग अलग जगह पे होने लगा था। अचानक ही ये ब्रेक डाउन हो गया, मतलब अचानक ही लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया। और इससे ब्रिटिश लोग भी हैरान हो गए थे कि ये एकाएक क्या हो गया। इसीलिए ये रिवॉल्ट था हमारा फर्स्ट ओपन प्रोटेस्ट था हमारा ब्रिटिश के खिलाफ। मतलब ब्रिटिश के खिलाफ हमने पहली बार ओपनली प्रोटेस्ट किया था। इतने सारे लोगों ने एक साथ पहली बार अगर ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट किया हो तो वो ये हुआ था यहाँ पे। और ये रिवॉल्ट सिर्फ एक छोटे से ग्रुप ऑफ सोसाइटी तक सीमित नहीं था, मतलब कि सिर्फ एक सोसाइटी के छोटे से ग्रुप तक सीमित नहीं था, ना ही हमारे देश के एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित था। ऐसा नहीं था, काफ़ी दूर दूर तक फैला था ये। और स्टार्टिंग तो ये कैसे हुआ था, मेरठ में जो सिपाही थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, मेरठ में जो अवध के सिपाही थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। और अलग अलग टाइप के लोग इसमें जुड़ने लगे थे, अलग अलग तरह के लोग, जैसे फार्मर्स, ज़मींदार, यहाँ तक कि कुछ रूलर्स भी इसमें जुड़ने लगे थे। अब आगे देखते हैं इसमें इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या थे इसके। सो इस रिवॉल्ट का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉज था वो था इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में फॉलो की थी। इसकी वजह से इंडिया के लोगों की लाइफ बहुत हार्ड हो चुकी थी, बहुत तकलीफ देली लाइफ हुई थी। और ब्रिटिश ने इंडिया को, मतलब ब्रिटेन ने इंडिया को एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ किया था। ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज थी वहाँ पे रॉ मटेरियल कहाँ से जाता? इंडिया से जाता। और इसके बदले इंडिया के अंदर
ब्रिटिश में वहाँ की मशीन्स में बनाए गए जितने भी मटेरियल या गुड्स होते वो ब्रिटेन से ला के यहाँ पे बेचे जाते। इसकी वजह से इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी वो तो बहुत ही नुकसान उनको सहन करना पड़ा, और करीब लाखों जो कारीगर थे उनकी जॉब्स चली गई, और उनको अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ये लोग एग्रीकल्चर की तरफ मुड़ गए। तो काफ़ी सारे जो वर्कर्स थे जिनका काम ख़त्म हो गया, सब कुछ चला गया, जॉब चली गई, तो वो शहरों को छोड़कर वापस गांव की तरफ चले गए और वहाँ पे एग्रीकल्चर करने लगे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल लैंड पे काफ़ी प्रेशर पड़ने लगा। क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग थोड़े से एग्रीकल्चरल लैंड पे अगर काम करना स्टार्ट कर देंगे, फूड क्रॉप उगाना स्टार्ट कर देंगे, तो उस पर प्रेशर पड़ेगा। यही एग्रीकल्चरल लैंड ऑलरेडी पहले से प्रेशर में था, क्योंकि आपने ट्राइबल पीपल के जो लाइफ में हुआ था वो सब तो आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या था, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो ब्रिटिश ने रखा था वो एक एक दूसरा कारण था, मेन कारण वो भी था एक, जिसकी वजह से लोगों में नाराज़गी थी। और जो बंगाल के अंदर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, इसमें रेवेन्यू को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था कि सिर्फ गरीब फार्मर ही नहीं, यहाँ तक कि बहुत सारे ज़मींदार को भी ये लगा कि ये इम्पॉसिबल है इतना सारा रेवेन्यू पे करना जो ब्रिटिश लोग डिमांड करते हैं। इसीलिए ब्रिटिश लोग अपने तरफ से वो लैंड भी ले लेते और उसी लैंड की बोली लगा देते, उसको नीलाम कर देते। ऑक्शन करना मतलब नीलामी कर देना उसकी। और इसी नीलामी में जो लोग हाईएस्ट बोली लगाते, हाईएस्ट प्राइस बोलते, उनको वो लैंड दे दिया जाता। किसके द्वारा? ये लोग होते ज़्यादातर सिटी बेस्ड ट्रेडर्स होते, जो व्यापारी होते। यही लोग वो लोन लेते और सिर्फ सॉरी, ये सिटी बेस्ड ट्रेडर्स थे जो ज़्यादा बोली लगाते और इस लैंड को खरीद लेते, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, और कुछ नहीं। उनको फार्मर्स की हालत से, उनकी कंडीशन से, लैंड की कंडीशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। और इन लोगों ने, इन्हीं सिटी बेस्ड ट्रेडर्स ने लैंड की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं किया। यही लोग कहलाए थे दी एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स की वजह से बेचारे गरीब और भी ज़्यादा कर्जे में डूबने लगे, और इतना कर्जे में डूब गए कि बेचारे उनको अपना सारा का सारा लैंड बेचना पड़ता था। और ये लोग लास्ट में लैंडलेस लेबरर्स बन गए, और यही लोग लैंडलॉर्ड्स और मनी लैंडर्स के लिए काम करते थे पूरी लाइफ पर। इन्हीं सारी पॉलिसीज़ की वजह से कई बार फेमाइंस आया और कई बार लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी का सामना किए। और यही इम्पोवरिश्ड पीजेंट्स और ज़मींदार्स, जिनके पास अब खुद का लैंड नहीं था, ये लोग रिवॉल्ट में ज्वाइन किया। और ये ज्वाइन किया सोच के कि अब हमारी सारी प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाए। और ऑलमोस्ट जितनी भी आर्मी के अंदर बड़ी बड़ी पोस्ट होती थी, हाई पोस्ट होती थी, सिविल सर्विस के अंदर, पुलिस के अंदर, जुडिशरी के अंदर, वो सब की सब पोस्ट ब्रिटिश वालों के लिए रिजर्व थी। बाकी इंडियंस के लिए क्या था? द पुअर पे एंड स्टार्क कॉन्ट्रास्ट इन लिविंग स्टाइल्स। इंडियंस और ब्रिटिश के बीच में ये जो एजुकेटेड लोग थे, इंडियन एजुकेटेड लोग और ब्रिटिश एजुकेटेड लोग के बीच में जो सैलरी के मामले में जो बड़ा डिफरेंस था, और जो लाइफस्टाइल के मामले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, इसके वजह से एजुकेटेड इंडियंस काफ़ी नाराज़ हुए थे। इंडियंस को ये लगता था कि एजुकेशन की वजह से उनको अच्छी जॉब मिल जाएंगी और उनको प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे गवर्नमेंट सर्विस के अंदर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब दूसरा जो कॉज है वो है रिलीजियस और कल्चरल कॉज। लॉर्ड बेंटिक जब गवर्नर जनरल थे 1828 से 1835 के बीच में, कई बार इन्होंने सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स किए थे इंडिया में। और इसमें इन्हीं एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्म्स के टाइम पे ब्रिटिश ने ओपनली हिंदू के बहुत सारे कास्ट कस्टम्स को क्रिटिसाइज़ किया था, बहुत सारे रीति रिवाज को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। इसमें से एक था सती। ये वो प्रैक्टिस है जिसमें कोई भी विधवा को अपने हस्बैंड की लाश के साथ जिंदा जलाया जाता था, और इसको इन्होंने बैन करवा दिया था। अब ये मेरे ख्याल से बहुत सही किया था, क्योंकि जो सती प्रथा है अभी के टाइम पे होती नहीं है, लेकिन जो पहले होती थी वो कितनी दर्दनाक होती होगी, आप सोच ही सकते हो कि एक जिंदा औरत को उसके पति की लाश के साथ जलाया जाए, तो ये बहुत ही ख़राब था। तो ये मामले में ब्रिटिश ने तो ठीक किया, लेकिन उस टाइम के हिंदू लोगों को ये बहुत ख़राब लगा था। द री मैरिज ऑफ विडोज़, तो इन्होंने एक लॉ पास किया था जिसमें
जो भी कोई विधवा है उसकी फिर से मैरिज हो सकती है। और वुमन की एजुकेशन के लिए इन्होंने स्कूल्स खोले थे। बहुत सारे इंडियंस ने ये सोचा कि ब्रिटिश हमारी पुरानी परंपराओं के साथ, पुराने रीति रिवाजों के साथ बिना मतलब के इंटरफियर कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन लोगों ने इंग्लिश मीडियम एजुकेशन भी स्टार्ट कर दी थी। स्पेशली जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने ऐसा किया था। और इस बात को हिंदूज़ और मुस्लिम्स ने ये देखा कि शायद ये लोग इंग्लिश मीडियम एजुकेशन दे के हमें फिर से हमारे धर्म को छोड़ के क्रिश्चियनिटी को अपनाने का ट्राई करेंगे। ये एक साजिश हो सकती है। यहाँ पे लिखा है ना, वॉज सीन एज अ प्लॉय टू कन्वर्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू क्रिश्चियनिटी। तो हिंदूज़ और मुस्लिम्स को ये लगा कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है इंग्लिश मीडियम एजुकेशन दे के हमें इनके धर्म के तरफ आकर्षित करने का। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, जो बंगाल के मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने वहाबी मूवमेंट स्टार्ट किया था, ये प्रोटेस्ट करने के लिए कि जिस तरह से इंडिया के अंदर मुस्लिम्स जो बेचारे सफ़र कर रहे हैं, इनको पावर नहीं मिल रही, पावर का इनका लॉस हो रहा है और इनकी सारी जो कमाई है, प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, वो सब कुछ सफ़र कर रही है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ये क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि बंगाल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी पर्शियन, उसको हटा के ब्रिटिशर्स ने उसको इंग्लिश लैंग्वेज बना दिया था कि अब इंग्लिश लैंग्वेज होगी वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, ना कि पर्शियन। और वहाबी मूवमेंट पॉपुलर ज़्यादा हुआ था सिपॉइज़ के बीच में, मतलब सोल्जर्स के बीच में। और जैसे जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज़ की जो पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, उसके वजह से इंडिया के जो कंजर्वेटिव लोग हैं, कंजर्वेटिव जो सोसाइटी है, मतलब वो सोसाइटी इंडिया की जो पुराने ख्यालात से चलती है, इन लोगों को काफ़ी इनसिक्योरिटी फील हुई और गुस्सा आया। इनको लगा कि हमारा कल्चर शायद खतरे में है और हमारे कल्चर के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और यहाँ पे हम अपना कल्चर हमारे पे थोप रहे हैं। तो इन सब से इनको काफ़ी गुस्सा आया था और यही एंगर, फ्रस्ट्रेशन के वजह से ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो गए। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिसके अंदर एक चाइल्ड है वो अपने अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है, भले ही वो उसने अपना धर्म चेंज कर दिया हो। मतलब अगर कोई हिंदू बच्चा है, राइट, उसने आगे जाके अपना धर्म चेंज कर दिया और फिर भी उसको अपने हिंदू बाप की प्रॉपर्टी मिल सकती है, इस तरह का लॉ पास कर दिया था। तो इसको देखकर और भी इंडिया के लोग गुस्सा हुए थे, कंजर्वेटिव पीपल ज़्यादा गुस्सा हुए थे। नेक्स्ट कॉज है मिलिट्री कॉज। तो आर्मी के अंदर इंडियंस को एक पोजीशन से ऊपर उनको प्रमोट नहीं किया जाता था। उनको सबसे हाईएस्ट जो रैंक मिलती थी वो थी सर्जेंट की रैंक, इससे ऊपर की रैंक उनको नहीं मिलती थी। कोई भी इंडियन को एक ऑफिसर बनने का चांस नहीं मिलता था। बहुत सारे जो सिपाहीज थे उनको ये लगा कि उनका रिलीजन खतरे में है, क्योंकि ब्रिटिश की काफ़ी सारी पॉलिसीज़ की वजह से उनको ऐसा लगने लगा था। और ये लोग अपने माथे पे जो तिलक लगाते थे या फिर जो भी कुछ पगड़ी जैसा पहनते थे, जो उनके कास्ट के में बोला जाता है कि ऐसा करो, अपने फॉरहेड पे लगाओ या फिर पहनो, तो वो ब्रिटिशर्स ने इनको करने नहीं दिया, इन सोल्जर्स को करने नहीं दिया। और एक नया एक्ट पास हुआ था जिसका नाम था द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856। इस एक्ट के हिसाब से जहाँ पे भी ये ब्रिटिश लोग इसको भेजेंगे सिपाही को, वहाँ पे उसको जाना पड़ेगा, भले ही उसको आउट ऑफ इंडिया भेजना पड़े फाइट करने के लिए वॉर्स में, तो वहाँ पे जाना पड़े। लेकिन हिंदू फेथ के हिसाब से हिंदुओं को सागर क्रॉस नहीं करना चाहिए, हिंदुओं को समुद्र क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो वो जो हिंदू लोग थे उनकी सभ्यता के खिलाफ था, उस टाइम के विश्वास के खिलाफ था। और जो सिपाहीज थे, जो सिपाहीज बाहर जाके जिन्होंने कैंपेन्स में लड़ाई लड़ी थी, यूरोप में जाके, अलग अलग कंट्रीज़ में जाके, उनको अब ये पता चला कि वो लोग, एक मिनट फिर से इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द सिपाहीज हु हैड फॉट इन कैंपेन्स अब्रॉड नाउ न्यू दैट दे कुड फाइट एज वेल एज द ब्रिटिश सोल्जर्स। ओके, तो जो इंडिया के सिपाही बाहर जाके लड़े थे उनको अब ये पता चल गया कि वो लोग इतना ही अच्छा लड़ते हैं जितना कि ब्रिटिश सोल्जर्स। इनको अब पता था कि जो हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं ब्रिटिश आर्मी में, वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स। इसके वजह से सिपाहीज को थोड़ा और हिम्मत मिली थी कि हम इनके खिलाफ विद्रोह, रिवॉल्ट कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं पॉलिटिकल कॉजेज़, कि क्या ये पॉलिटिकल कॉजेज़ थे। ब्रिटिश ने जो इंडिया को जीता था और इंडिया के बहुत सारे रूलर्स को उनकी ज़मीन जायदाद, उनकी जितना भी उनकी प्रॉपर्टी थी उससे छीन लिया था।
तो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी, बहुत सारे स्टेट्स को हथियार लेने की पॉलिसी और अपने कब्ज़े में कर लेने की पॉलिसी, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस था और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, इनके वजह से काफ़ी नाराज़गी हुई थी और इंडियन रूलर्स के बीच में एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ गई थी। उनको लगा था कि जैसे दूसरे राजाओं के साथ हुआ है वैसा शायद हमारे साथ भी हो जाए। तो ये डर पैद इनके मन में ये डर बैठ गया था। और बंगाल रेजिमेंट के जो सिपाहीज थे आर्मी के, वो ज़्यादातर अवध के थे। अवध मतलब आप समझ सकते हो यूपी बिहार का एक कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो मोस्टली यूपी। सो अवध को जब ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिया, ये बोल के कि यहाँ पे मिस गवर्नेंस है, मतलब इस राज्य को ठीक से चलाया नहीं जा रहा। सो वहाँ के सिपाहियों को लगा कि ये तो हमारा ही घर इन्होंने कब्जे में कर लिया, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, ग्रेट बिट्रेयल, मतलब हमारे ही स्टेट को कब्जे में कर लिया, हमारे साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। तो ये लोग वेट ही कर रहे थे कि अब हम इनके खिलाफ प्रोटेस्ट जरूर करेंगे, विद्रोह जरूर करेंगे। इसके आगे जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाली पॉलिसी है, इसके हिसाब से ब्रिटिश ने झांसी को भी अपने कब्जे में कर लिया था। और नाना साहेब जो पेशवा बाजीराव टू के एडॉप्टेड सन थे, इनको पेंशन देने से मना कर दिया ब्रिटिश ने। यहाँ तक कि जो पेंशन दी जाती मुग़ल एम्परर को, वो भी काफ़ी कम कर दी गई। और बहुत सारे इलाकों में जो रिवॉल्ट हुआ था, उसमें काफ़ी सारे राजा महाराजा ऐसे थे जिनका किंगडम सब कुछ छीन लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। अब एक बार अगर किसी स्टेट को हासिल कर लिया जाता ब्रिटिश के द्वारा, तो वहाँ की आर्मी को भी हटा दिया जाता, डिसबैंडन किया जाता, मतलब वहाँ की आर्मी, वहाँ के सोल्जर्स को वहाँ से हटा दिया जाता। तो वो सारे सोल्जर्स अपनी जॉब घुमा दिए और उनकी इनकम भी चली गई। अब वो बेचारे कोई इनकम है नहीं, तो वो धीमे धीमे गरीब होते गए। और इसीलिए कॉमन इंसान, मतलब कॉमन आम आदमी के मन में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ जो नफ़रत थी वो फैलती गई। इमीडिएट कॉज देखते हैं, तो ये सब जो सारे थे वो सब थे मेन कॉजेज कि व्हाट वर द, क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट वर द कॉजेज फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो उसमें आप हर पॉइंट के बारे में एक एक दो लाइन एटलीस्ट लिख सकते हो अपने नोट्स में। लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है इमीडिएट कॉज, ये तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है कि व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ 1857 रिवॉल्ट। तो आप ये लिखोगे क्वेश्चन और उसका आंसर भी इसी के अंदर है। सो 1857 के टाइम पे जो पूरा नेशन था, हमारा पूरा देश, उसमें नाराज़गी फैल चुकी थी। इसमें सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत थी इस रिवॉल्ट को स्टार्ट करने के लिए। और ये चिंगारी कहाँ से मिली? ये चिंगारी मिली उस राइफ़ल से जो ब्रिटिश ने अपनी आर्मी में इंट्रोड्यूस किया था 1857 में। इस राइफ़ल का नाम था एनफील्ड राइफ़ल। ये 1857 में इंट्रोड्यूस किया था। और ये क्यों किया था, इसका एक कारण क्या था, क्यों ब्रिटिशर्स ने ये राइफ़ल को इंट्रोड्यूस किया? वाई डिड ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द एनफील्ड राइफ़ल? क्वेश्चन लिखो, वाई डिड ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द न्यू एनफील्ड राइफ़ल इन द आर्मी? उसका आंसर है टू प्रिवेंट द iron cartridge from rusting, it was smeared with grease. Before loading it, one end of the cartridge had to be beaten off. So जो आयरन कार्ट्रिज है उसको रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर ग्रीस लगाई जाती, ठीक है। तो जब उसको लोड करना हो इसी राइफल में, जब गोलियां डालनी है, तो एक तरफ का जो कार्ट्रिज है उसको दांतों से चबाया जाता, उसको दांतों से तोड़ के फेंका जाता। और एक रूमर फैल गई, एक बहुत बड़ी रूमर, अफवाह फैल गई कि जो ग्रीस आप लोग जो राइफल में यूज़ करते हैं, जिसको आप अपने मुंह से छूते हो, ये काउज और पिग्स के चमड़ी से बना हुआ, उसके फैट से बना हुआ है, चर्बी से। ये सब जान के जो वहाँ के सैनिक थे वो बहुत गुस्सा हुए थे। इनको ये लगा कि ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के इस ग्रीस के अंदर काव और पिग के फैट को डाला है ताकि ये हमारे रिलीजन को, हमारा जो धर्म है उसको भ्रष्ट कर सके। तो हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों रिलीजन वालों को ऐसा लगा, दोनों तरह के सिपाहियों को ऐसा लगा, क्योंकि मुस्लिम्स में क्या था, मुस्लिम्स में वो लोग जो पिग है, पिग का फ्लैश नहीं खा सकते, और हिंदूज में काउस को बहुत पवित्र माना जाता है। तो ये थी हिंदूज और मुस्लिम्स की प्रॉब्लम। तो इसीलिए वहाँ के सोल्जर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम कार्ट्रिज यूज़ नहीं करेंगे। और इस रिवॉल्ट में मेन लीडर थे मंगल पांडे, जिन्होंने काफ़ी फाइट किया, लेकिन लास्ट में उनको फांसी की सज़ा हो गई, ठीक है। तो इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही देखेंगे, इसके बाद देखेंगे आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्ट और उसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।
बाय।